मित्रों नमस्कार। तो आप सबका स्वागत है हम लोग के नए चैनल झारखंड बिहार पंचायत पर। तो नाम से आपको पता चल रहा होगा यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं। पंचायत शब्द आपको बताने के लिए काफ़ी है, एनफ है। यहाँ पे आप लोगों को प्रतिदिन आप लोगों को हम लोग जीएसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम को देखते हुए कुछ क्वेश्चंस जीएस, कंप्यूटर, झारखंड, इन सब टॉपिक से क्वेश्चन लाएंगे और उसका एनालिसिस करेंगे और उससे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो जैसा कि चैनल का नाम है आपका झारखंड बिहार पंचायत, तो उसी प्रकार यहाँ पे पंचायत में बहुत सारे एजुकेटर रहेंगे जो आपके साथ अपना नॉलेज शेयर करेंगे। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग जब भी बैठें तो अपने साथ कॉपी पेन लेके रहें और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर किया जाएगा उसको आप लोग लिखते जाएंगे। ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों को अगर ये नॉलेज जो हम लोग बता रहे हैं ये सही लग रहा है, ये हम लोगों का आइडिया अगर उचित लग रहा है, तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। एक छोटा सा आप लोगों से दरख्वास्त है। चलिए तो अब शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। चलिए हम लोग सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्नों को आज देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका है, पीसो किस देश की मुद्रा है? ठीक है। तो पीसो जो आपका करेंसी है, इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्सिको। इसके बारे में सुरेश जी बताइए, पीसो के जो करेंसी है ये मैक्सिको का है। तो बाकी जो दक्षिण कोरिया हो गया, जापान हो गया, इटली हो गया, इसके बारे में थोड़ा सा बता दे रहे हैं। दक्षिण कोरिया का दक्षिण कोरियन वान हो गया, इटली का यूरो हो गया तथा जापान का मुद्रा येन हो गया। ठीक है। तो आप लोग साथ में लिखते जाएंगे, जो भी आपको नया चीज़ आपको जानने को मिल जाता है तो उसको साथ में आप लिखते जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? आपसे पूछा है कि यूपीआई जो है इसको अपनाने वाला पहला देश कौन सा है। चलिए सुरेश जी इसके बारे में बताइए आप। तो इसका आंसर बी हो जाएगा नेपाल। इसका आंसर बी हो जाएगा नेपाल। और आप लोग को पता होगा यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो चलिए आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, भारतीय फिल्म के किस गीत ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 जीता है? देखिए ये न्यूज में अभी काफ़ी चर्चा में रहा था गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है इसको अमेरिका में इसको आयोजित किया जाता है। इसको ऑस्कर के लेवल का ही पुरस्कार माना जाता है। इसमें जो इस साल भारत के 2 मूवी को इसमें पुरस्कार मिला है, तो दोनों आपको जानना जरूरी है। एक है आपका नाटू नाटू, जिसको बेस्ट सॉन्ग के लिए मिला है। और जो नाटू नाटू के जो संगीत है ये दिया था आपका एम किरवानी जी के द्वारा दिया गया था। और दूसरा जो आपको इस मूवी में जो अवार्ड मिला है वो है आपका द एलिफेंट विस्पर्स। ये जो ये जो मूवी के डायरेक्टर हो गए गुनीत मोंगा। ठीक है। तो द एलिफेंट विस्पर्स है, इसको फर्स्ट इंडियन डॉक्यूमेंट्री है जो डॉक्यूमेंट्री के क्षेत्र में इसको दिया गया था। तो दोनों को आपको याद रखना है। एक हो गया आपका नाटू नाटू और सेकंड हो गया आपका द एलिफेंट विस्पर्स। सुरेश जी कुछ इससे पहले वाले क्वेश्चन पे कुछ बोलना चाह रहे हैं? नेपाल वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे थोड़ा सा ये चर्चा करना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा बताइए क्या बोल रहे थे। यही कि नेपाल का वो राजधानी आप लोग को पता होगा काठमांडू है। और वर्तमान में नेपाल के पीएम का नाम हो गया पुष्प कमल दहल। और राष्ट्रपति वहाँ के रामचंद्र पौडेल, जो अभी नया नया निर्वाचित हुए हैं। रामचंद्र पौडेल का नाम याद हाँ। रखेंगे। इनका अभी हाल ही फिलहाल में ही इनका चयन हुआ है, तो ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस पे क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो गया आपका नाटू नाटू। ठीक है। फिर से एक बार आप लोग कमेंट करेंगे कि नाटू नाटू जो संगीत है किनके द्वारा लिखा गया है ये। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? आ, भारत मैत्री पाइपलाइन के माध्यम से किन देश को डीजल की आपूर्ति करेगा? तो डीजल की आपूर्ति किससे करेगा मैत्री पाइपलाइन के बारे में? सुरेश जी थोड़ा बताइए इसके बारे में। इसमें कि हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ करेगा। और ये जो पाइपलाइन का जो
मैत्री पाइपलाइन का जो लंबाई है कुल वो आपका 131 किलोमीटर है, हाँ, जिसमें 131.5, इसमें पॉइंट हाँ 5 भी ऐड कर लेंगे। हाँ जिसमें 5 किलोमीटर भारत में है। अब बाकी जो भी है पाइपलाइन बिछेगी वो बांग्लादेश में बिछेगी। जी। बांग्लादेश का राजधानी आप लोगों को पता होगा कहाँ है, ढाका है। और यहाँ के पीएम शेख हसीना हो गए। और आप लोगों को पता होगा कि सबसे ज़्यादा जो स्थलीय सीमा होता है वो भारत किस देश के साथ साझा करता है? हम लोग एक ट्रिक बनाए थे ना सुरेश जी, उसके लिए बचपन में एमबीए। एमबीए तो हाँ, बी से हो बांग्लादेश गया के लिए है। बांग्लादेश। और वो हम लोग के 5 राज्यों के साथ, मतलब 5 पूर्वोत्तर राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें वेस्ट बंगाल भी है, लेकिन बाकी उधर का ही ऑप्शन में दिया हुआ रहता है। जो एक दो आप लोग नहीं जानेंगे तो याद कर लेना है, आसाम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। जी, बिल्कुल सही। यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। तो भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन है आपका, जून का ये प्रोजेक्ट है, जून से ये शुरुआत हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ का डी। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, फोर्थ का हो जाएगा डी, बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिति किस राज्य की भाषा है? मिति के बारे में बताइए सुरेश जी, क्या किस राज्य की भाषा है इसका? ये तो अभी काफी यहाँ न्यूज में था ये। काफी न्यूज में भी है, मणिपुर से संबंधित है। वहाँ आप कमेंट में बताइए कि किन किन जनजातियों के बीच, मतलब जनजाति नहीं, जनजाति घोषित करने के बाद किन दो समुदाय के बीच झड़प हो गया। अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। चलिए, तो ये हो गया आपका मणिपुर से संबंध है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसका संबंध आपका मणिपुर से हो जाएगा, मणिपुर से। और इसके अलावा इसमें कुछ और पॉइंट अगर आप जानना चाहेंगे तो इसमें त्रिपुरा का कोकबोरक हो गया, उसके मिति भाषा जो मणिपुर से संबंधित हो गया, बाकी तो आप देख ही लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है, ये करंट अफेयर से मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है आपका उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड के बारे में बताइए कुछ। तो उत्तराखंड के तो सबसे पहले वहाँ के सीएम कौन है? हाँ, काफी न्यूज में रहते हैं ये। क्यों न्यूज में रहते हैं भाई, बताइए। इनका चयन भी इनका जो चुनाव हुआ था पिछले साल हुआ था, पुष्कर सिंह धामी जी, वही है ना अभी? हाँ, पुष्कर सिंह धामी ही है। हम्म। और उत्तराखंड तो देवों का नगरी कहा जाता है। 4 धाम है वहाँ। आप देवभूमि, उत्तराखंड को हम लोग देवभूमि के नाम से पुकारते हैं। 4 धाम कौन कौन से हैं बताइए सुरेश जी। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। हाँ, इन 4 धामों के नाम आप जरूर याद रखेंगे। बाकी उत्तराखंड जो रानीखेत में है, ये पहला घास संरक्षण क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। और इसका कैपिटल क्या हो गया? देहरादून। देहरादून। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आपसे? अलेक्जेंडर और पोरस की लड़ाई लड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा झेलम नदी के किनारे। तो इस युद्ध के बारे में बताइए। तो ये जो अलेक्जेंडर, सिकंदर और पोरस ने जो लड़ाई लड़ी थी वो आपका 326 बीसी में हुई थी। और ये अलेक्जेंडर सिकंदर कहाँ से आए थे, मतलब ये कौन थे? यूनानी थे। इसमें पोरस की हार हो जाती है, लेकिन भी पोरस के जो लड़ाई करने का उसकी तरीका बहादुरिता था, को देखते हुए, बहादुरिता को देखते हुए उसके राज को वो नहीं लेते हैं, उसको वापस कर देते हैं और उससे फ्रेंडशिप कर लेता है। और सिकंदर का एक प्रसिद्ध घोड़ा का नाम तो जानते ही होंगे, उसका बाऊ-केफला। हाँ, जिसके नाम से एक शहर भी बसाया था सिकंदर। बस। चलिए, इतना कुछ जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिल गया। देखिए, आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन साथ में मिलता जाएगा, तो उसको आप नोट डाउन करते जाएंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, 7th का सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, ये आपका सल्तनत काल से क्वेश्चन आ रहा है। सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुई? चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, स्थापत्य कला। आप लोग देखेंगे बहुत सारा चीज बनाया गया था। हाँ, सबसे पहला तो 2.5 दिन का झोपड़ा आप लोगों को पता होगा। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान में पड़ता है। इसका और भी इमारत का एग्जाम्पल बोल सकते हैं हम लोग, जैसे कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद हो गया, कुतुब मीनार हो गया, अलाई दरवाजा हो गया, सुल्तानगढ़ी हो गया, ये बलबन का मकबरा हो गया। ये सारा जो स्थापत्य कला सल्तनत काल में निर्मित हुआ था। और सल्तनत काल अगर आप लोग को पता होगा तो 1206 से 1526 ईस्वी तक
माना जाता है, जिसमें सल्तनत काल में प्रमुख कितने वंश थे? 5 वंश थे। कौन कौन? तो गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी वंश। और ये जो सल्तनत काल था, इसका संस्थापक अगर पूछता है तो आपको बोलना कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन वहीं पर क्वेश्चन में रहता है वास्तविक संस्थापक, तब फिर हो जाएंगे इल्तुतमिश। बिल्कुल सही। चलिए अब हम लोग 8वां का सही आंसर हो जाएगा स्थापत्य कला बी। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से किसे लड़ाकू पेशवा कहा जाता था? कौन था लड़ाकू पेशवा? बताइए सुरेश जी लड़ाकू पेशवा के बारे। देखिए, लड़ाकू पेशवा ऑप्शन ए हो जाएगा, बाजीराव प्रथम। ये जो थे मराठा में शिवाजी के बाद दूसरा ऐसे सेनापति थे जो गुरिल्ला युद्ध प्रणाली अपनाए थे। गुरिल्ला युद्ध के बारे में बच्चे लोगों को पता है कि नहीं? थोड़ा बताइए क्या होता है गुरिल्ला युद्ध। हाँ, तो गुरिल्ला युद्ध एक प्रकार से क्या बोलते हैं, युद्ध है हाँ, जिसमें युद्ध का प्रकार है जिसमें एक जैसे पतला रोड में छिप छिप के वार करना। हाँ, जैसे आप लोग देखते होंगे नक्सल अटैक सब जो होता है, उसमें क्या करते हैं कि वो एक बार हमला करते हैं पुलिस पर, उसके बाद वो छिप जाते हैं। हाँ, तो मतलब आप उसको देख नहीं पाएंगे उसके बाद। तो वही वो अपना पद्धति उस समय भी अपनाया जाता था, उसी को बोलते हैं गुरिल्ला युद्ध। और इसी के समय नादिर शाह भी मराठा से युद्ध किया था, जो नादिर शाह को ही एशिया का नेपोलियन कहा जाता है 1739 में। चलिए बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो गया बाजीराव प्रथम। क्वेश्चन नंबर 10, अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? देखिए ये मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आया आपके, ये जो क्वेश्चन आया है आपका मॉडर्न हिस्ट्री से आया है, और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, क्योंकि आधुनिक भारत का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है। अब कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं वनडे एग्जाम, तो वहाँ से आपके आधुनिक भारत के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर तो आपका होगा विनय दामोदर सावरकर। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा सी, विनय दामोदर सावरकर, जिसको बीडी सावरकर भी कहते हैं। आप सब जानते होंगे कि 28 मई को इनका जयंती मनाया जाता है। जो बीडी सावरकर जी थे एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इनके ये कुछ संगठन से जुड़े हुए थे जिनका नाम आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, जैसे इंडिया हाउस, जिसका निर्माण 1905 में हुआ था। एक्चुअली जो इंडिया हाउस था उसमें भारतीय छात्रों के बीच जो राष्ट्रवादी विचारधारा था उसको अपनाने के लिए, उसको विकसित करने के लिए इसको बनाया गया था। उसी प्रकार और एक संगठन था जिसमें वो जुड़े थे, उसका नाम है फ्री इंडिया सोसाइटी। यही दो संगठन थे जिसपे उनका जुड़ाव था। और उनका एक बुक का नाम पूछता है, जो बीडी सावरकर जी के द्वारा एक बुक लिखा गया था, उसका नाम है इंडियन इंडिपेंडेंस। ये काफ़ी बार पूछा है कि इंडियन इंडिपेंडेंस किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये बीडी सावरकर जी के द्वारा लिखा गया है। इस बुक में 1857 के विद्रोह में जो छापेमार युद्ध हुआ था उसके बारे इन्होंने डिटेल में बताया है। तो ये सारा जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिल गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आज हम लोग 30 प्रश्न देखेंगे और टारगेट करेंगे कि आधा घंटा में हम लोग इसको खत्म करें। और अभिनव भारत का ही पहला मित्र मेला था ना? हाँ, वो मित्र मेला था जो 1896 में बना था। बाद में जब ये 1904 में ये बदल के ये आपका अभिनव भारत में बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, आपसे पूछा है कि पाकिस्तान नाम का को किसने गढ़ा था? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, जो चौधरी रहमत अली थे, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे। रहमत अली, उनके द्वारा 1933 में पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चौधरी रहमत अली। देखिए जो क्वेश्चन हम लोगों को ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत है उसी पे चर्चा करेंगे। बाकी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग आंसर बता के आगे चले जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, कला की बंगाल शैली का अग्रदूत किनको माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा अबींद्रनाथ ठाकुर। ठीक है, तो जो अबींद्रनाथ ठाकुर है इनको बंगाल शैली का अग्रदूत माना जाता है। जो बाकी जो ऑप्शन में आपके नंदलाल बोस, यामिनी रॉय और बीसी सान्याल, तो इनके बारे जान लीजिए। जो नंदलाल बोस थे इनको आधुनिक भारतीय शैली को विकसित किया था। और जो आपके यामिनी राय हैं ये इनको कालीघाट शैली की चित्रकला को प्रस्तुत किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 12 का डी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं।
कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत किस स्थान पे? क्वेश्चन नंबर 13, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन आपका आ गया, ठीक है। तो क्षेत्रफल की बात करें तो कौन सा पोजीशन है बताइए? ये है आपका 7वां। 7 है। तो सबसे टॉप में अगर बात करें सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन सा देश है? रसिया। सबसे बड़ा में हो गया रूस हो गया, उसके बाद कनाडा, उसके बाद अमेरिका, फिर चीन, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया। तो ये 6 हो गया। 7वें नंबर पे भारत का स्थान आता है। भारत का आबादी तो आप सबको पता है, देखिए अगर अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 बोलेंगे तो 121 करोड़ होगा, बट वर्तमान में देखेंगे तो लगभग 142-43 करोड़ हो चुका है। जो यूएन का जो रिपोर्ट आया है उसके मुताबिक हम लोग चाइना को पछाड़ चुके हैं और हम लोग 1 नंबर में पहुंच चुके हैं। भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हुए, और इसका जो क्षेत्रफल में अगर बात करें तो 3.287 मिलियन वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल पड़ता है, ठीक है। और भारत में 8 महानगर शहर हैं, जिसमें पहला हो गया मुंबई, दूसरा हो गया दिल्ली, तीसरा हो गया बेंगलोर, चौथा हो गया चेन्नई, पांचवा हो गया हैदराबाद, छठा हो गया अहमदाबाद, सातवां कोलकाता, आठवां सूरत, ठीक है। ये 8 भारत के महानगर हैं। तो जो भी आपको लग रहा है कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको नहीं आता है, तो उसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 14। ये ज्योग्राफी से फिर से क्वेश्चन आया है। निम्नलिखित में से विषम पद का पता लगाएं। आपसे पूछा है कि इसमें कौन सा ऑड है, ठीक है, कौन सा मेल नहीं खाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा आपका बालसोन। एक्चुअली क्या है ना कि जो डेल्टा हो गया, चाप झील हो गया और जो बिसरपन हो गया, ये सब मैदानी भाग से संबंध रखते हैं, और जो आपका बालसोन है, बालसोन का संबंध मरुस्थलीय क्षेत्र से है। बाकी तीनों तो सिमिलर हैं लेकिन बालसोन अलग है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 14 का बी। क्या सुरेश जी? नदियां डेल्टा बनाती है तो सबको पता ही होगा कैसे डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। तो इसके बारे हम लोग पूर्व की ओर जाती है वो लोग डेल्टा बनाते हाँ, जो नदियां पूर्व की ओर गिरती हैं वो जो बंगाल की ओर खाड़ी की ओर जाती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, और अरब सागर की तरफ गिरती हुई वो क्या करती हैं वो कमेंट करके ये लोग बताएंगे। चलिए आप लोग कमेंट करके बताएंगे जो नदियां अरब सागर की ओर आती हैं। पहले तो आप लोग कौन कौन सी नदियां अरब सागर की ओर आती हैं और कौन कौन नदियां बंगाल की खाड़ी की ओर गिरती हैं वो भी बताएंगे आप लोग। सभी लोग बताएंगे तभी हम लोग आगे और ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा इसको आगे कर लेते हैं। कहाँ तक पहुंचे हम लोग? क्वेश्चन 13 तक हो, 14 तक हो गया था ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है आपसे। देखिए आ ही गया। और अगला का आंसर ये लोग कमेंट में क्या बताएंगे? हाँ, नहीं आ गया। भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, ठीक है। तो हम लोग अभी चर्चा कर ही रहे थे, वही क्वेश्चन यहाँ पे फिर से आ गया है। तो इसका सही आंसर हम बता दे रहे हैं नर्मदा नदी। जो नर्मदा नदी जो है आपका विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो नदियों के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे। जो नर्मदा नदी है इसका उद्गम होता है अमरकंटक, जो एमपी में पड़ता है, वहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। उसी प्रकार कृष्णा रिवर आपका जो महाबलेश्वर है महाराष्ट्र का, वहाँ से निकलती है। नेक्स्ट आपका कावेरी रिवर, तो कावेरी पश्चिमी घाट में ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। और गोदावरी रिवर तो महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पर्वत से निकलती है। कहाँ कहाँ से कौन से नदियों का उद्गम होता है ये आपको याद रखना जरूरी है। सारा बता दी, आप लोग लिख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के बारे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है, पूछा आपसे। देखिए क्वेश्चन जब भी आए नहीं है तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसको सर्कल कर लेना है। आपके एग्जाम में ये सब गलत होने का संभावना बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो कौन सा रोपण फसल नहीं है बोला है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ईख। ईख जो है आपका रोपण फसल में नहीं आता है, बाकी सब रोपण फसल में आता है, ठीक है। तो बाकी जैसे चाय हो गया, कहवा, रबर हो गया, ये सब रोपण फसल का एग्जाम्पल है। बाकी ईख आपका रोपण फसल में नहीं आता है। तो सही आंसर हो जाएगा डी। क्या सुरेश जी, सही है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उड़ीसा की बादाम पहाड़ खानों में खनन किया जा रहा है? उड़ीसा काफी न्यूज में रहता है खनिज के लिए। कौन है अभी उड़ीसा के सीएम? अभी नवीन पटनायक, ठीक है। काफी दिनों से हैं, बहुत लंबे समय से वहाँ का सीएम का पद संभाले हुए हैं। और आप जान रहे हो कि जो हॉकी खेल है इसको प्रमोट करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो स्पॉन्सर करते हैं भारतीय पुरुष और जो महिला हॉकी टीम है। तभी आप लोगों ने देखा जो पिछला ओलंपिक, जो लास्ट ओलंपिक हुआ था। पहले आप लोग ये बताइए लास्ट ओलंपिक कहाँ हुआ था और अगला ओलंपिक होने कहाँ जा रहा है, ये बताएंगे ना आप लोग? तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कहाँ होने वाला है। चलिए तो ओलंपिक में भारतीय परफॉर्मेंस आप अच्छा देखेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये जो अगला 24 में जो
ओलंपिक होगा उसमें भी भारतीय जो हॉकी टीम है वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्या पूछा था? निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उड़ीसा के बादाम पहाड़ खानों से खनन किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, हेमेटाइट। ठीक है, तो इसका 17 का आंसर हो जाएगा आपका हेमेटाइट, जो है जो लोहे का जो एक अयस्क है, ये लोहे का एक ऑक्साइड है, ये खनिज के रूप में मिलता है। पत्थर तथा मिट्टी मिट्टी में ये पाए जाने वाला है, हेमेटाइट है। ठीक है, जो भारत में जो लोहा मिलता है उसमें सर्वाधिक आपका हेमेटाइट के रूप में ही मिलता है, ये भी आप याद रखेंगे। बाकी और भी जो लोहे के जो आपके जो अयस्क हैं ये बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? बताइए नवीकरणीय, सुरेश सर बताइए, नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा क्या क्या होता है? इसमें यही है कि नवीकरणीय जिसको हम लोग फिर से प्राप्त हाँ बिल्कुल आसानी सही, से कर सकते मतलब हैं। नवीकरणीय ऊर्जा हो गया कि जो निरंतर उत्पन्न होता रहेगा, हाँ। जिसका हम लोग बार बार प्रयोग करेंगे, वो हाँ। क्या कहलाएगा? नवीकरणीय ऊर्जा। और उसी हाँ। प्रकार अनवीकरणीय ऊर्जा क्या होगा? मतलब हम लोग उसका उपयोग, उपयोग सीमित संसाधन हो। हाँ उसमें संसाधन सीमित हो जाएगा। हाँ। तो कुछ एग्जाम्पल बताइए नवीकरणीय और अनवीकरणीय का। कोयला, पेट्रोल। हाँ ये सब हो गया आपका अनवीकरणीय ऊर्जा का। हाँ। ये सब मतलब आपको दोबारा प्राप्त नहीं होगा। कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया। उसी प्रकार नवीकरणीय ऊर्जा का एग्जाम्पल क्या होगा? भैया वही है जो बाकी वहाँ ऑप्शन सी के अलावा जो है, हाँ सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हाँ भूतापीय ऊर्जा। हाँ, तो 18 का सही आंसर हो जाएगा आपका जीवाश्म से मिलने वाला ऊर्जा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? देखिए आर्थिक सुधार जो एलपीजी, जिसको काफ़ी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आर्थिक सुधार 1991 में आया था। इसका मतलब सिंपल सा है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो सुधार के लिए जो प्रयास किए गए थे उसको, उसी को हम लोग एलपीजी एरा कहते हैं। तो इसमें तीन टर्म काफ़ी स्तंभ का काम करते हैं। वो है आपका, एल से हो गया आपका लिबरलाइजेशन, जिसको उदारीकरण कहते हैं। पी से होता है आपका प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। और जी से होता है आपका भूमंडलीकरण, मतलब ग्लोबलाइजेशन। तो ये एलपीजी इसी को बोलते हैं, शॉर्ट में इसको एलपीजी कहते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 19 का डी। ठीक है, डी ये नहीं है, केंद्रीकरण से तो कोई संबंध नहीं होता है आर्थिक सुधार से। बाकी उदारीकरण, भूमंडलीकरण और निजीकरण का संबंध आपका आर्थिक सुधार से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19 का डी, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 सिंपल क्वेश्चन है, मांग पैदा करने के लिए क्या जरूरत है? तो मांग पैदा करने के लिए आय सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आय रहने पर ही कोई व्यक्ति अपना मांग कर सकता है। और आय के बढ़ने से जो क्रय शक्ति होती है वो बढ़ती है, अर्थात आय के बढ़ने घटने पर मांग भी बढ़ती घटती रहती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 20 का सी, आय पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और 10 क्वेश्चन बचा हुआ है, हम लोग इसको जल्दी से कर लेते हैं। वीडियो देखिए, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, आधे घंटा में हम लोग इसको पूरा करने का टारगेट रखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 21, और देखिए काफ़ी मेहनत लगता है इस वीडियो बनाने में। तो आप लोग अगर पसंद आता है, आपको लग रहा है कि आगे और वीडियो बनाएं, तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना प्यार दिखाइएगा, और अपने मित्रों के बीच भी इसको शेयर कीजिएगा, ताकि और सारे स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा हो। देखिए ये आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद होगा। JSSC, SSC, कोई भी आप एग्जाम में अपियर होंगे तो वो आपके लिए, जहाँ भी GS पर्सन, हाँ ये ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है। इतना डिटेल में, इतने पंचायत के तरीका से बैठा है कि आपको शायद ही कोई और बताने वाला है। ठीक है, तो इसका ज़रूर फ़ायदा उठाइए आप लोग। आप लोग हम लोगों को मोटिवेट करेंगे तो और हम लोग अच्छे एनर्जी के साथ और ज़्यादा उचित तरीका से आएंगे, और ज़्यादा एजुकेटर को लाएंगे, और हम लोग और ज़्यादा नॉलेज आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सी आयरन और स्टील निर्माणशाला सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर होगा जो डी हो जाएगा। ठीक है, जो आपका टिस्को जो है जमशेदपुर में जो स्थित है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये निजी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बाकी सब जो है आपका सार्वजनिक क्षेत्र का हो गया। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 21 का डी। टिस्को का स्थापना कब हुआ था ये लोग बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे टिस्को का स्थापना कब हुआ था। ठीक है, सारा कुछ बताना है आप लोगों को। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और 8 क्वेश्चन है, भारत में अनवरत योजना की अवधारणा किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? जो रोलिंग प्लान आया था, कब से कब आया था रोलिंग प्लान, ये भी बताइए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है इसका सही आंसर होगा ए, जो
22 का जो आंसर है आपका डीडी लक्कड़वाला, इन्हीं के द्वारा रोलिंग प्लान का अवधारणा दिया गया था। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा। जो गुन्नार मिर्डल का जो अपना पुस्तक था एशियन ड्रामा में इस अवधारणा को प्रस्तुत किया था। ठीक है, किनके द्वारा? लक्कड़वाला जी के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा 22 का ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था? अब पॉलिटी के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमारे पॉलिटी के एजुकेटर सुरेश सर बताएंगे इसके बारे में थोड़ा डिटेल में। इसमें तो देखिए संविधान सभा में प्रारूपण के समय महात्मा गांधी हिस्सा नहीं थे। तो मतलब इसका सही आंसर महात्मा गांधी होगा। हाँ, पहले तो अब हाँ। बाकी लोग आप लोगों को तो पता होगा कि सरदार वल्लभ भाई प्रांतीय सभा के अध्यक्ष थे, फिर जवाहरलाल नेहरू आपके संघ संविधान वाले के ही थे अध्यक्ष, और अंबेडकर तो प्रारूप समिति के थे। तो ये सब संविधान सभा के हिस्सा थे, लेकिन महात्मा गांधी किसी चीज में नहीं थे। महात्मा गांधी का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था, बाकी सभी लोग कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे इसमें। चलिए आगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है पॉलिटी का। एक रीट जो होता है, क्वेश्चन नंबर 24, रीट किसके द्वारा जारी होता है? तो बताइए। तो 24 देखिए रीट आपका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी होता है और हाई कोर्ट के द्वारा भी। दोनों का अपना अपना आर्टिकल है। सुप्रीम कोर्ट वाला 32 में आर्टिकल 32 के तहत रीट जारी करता है, वहीं हाई कोर्ट जो होता है आर्टिकल 226 के तहत जारी करता है। हाँ, तो आप लोगों को पता होगा कि आर्टिकल 32 इसीलिए उसको संविधान की आत्मा कहा गया है। वहाँ हम लोग को 5 प्रकार का रीट का दिया गया है अधिकार। हाँ, कौन कौन 5 है? थोड़ा सा शॉर्ट में बताइए तो हम लोगों को। तो देखिए अगर इसको देखेंगे तो पहला हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें अगर किसी को अगर अवैध रूप से बंदी बना लिया गया है तो वो अपना बंदी प्रत्यक्षीकरण कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में कि हमको क्यों बंदी बनाया गया है। उसके बाद हो गया आपका परमादेश। इसमें होता है कि कोई सार्वजनिक सरकारी अधिकारी है, वो अपना कर्तव्य को सही से नहीं निभा रहा है, तो उस पे परमादेश जारी कर सकता है। कोर्ट उस पे आदेश दे सकता है। हाँ, कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं अपना सही निर्वहन। इसी प्रकार अधिकार परीक्षा में कि वो नहीं है उस पद के लिए, लेकिन वो कार्य कर रहा है। अच्छा, मतलब अपना पद को से बढ़ के काम कर रहा है। जिसका उसका अधिकार क्षेत्र से बाहर का है, लेकिन वो अपना धौंस जमाते हुए चाहे किसी भी कारण वो कर रहा है, तो उस पर फिर वो मांगेगा अधिकार परीक्षा। तो ये हो गया अधिकार परीक्षा। हाँ, उसके बाद हो गया प्रतिषेध। इसमें हो गया कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो अपने से नीचे न्यायालय में रहेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट है तो वो हाई कोर्ट का, अगर हाई कोर्ट है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। वहाँ अगर कुछ ऐसा मामला आ गया है जो वो लोग का क्षेत्र से बाहर का है, तो वो उसको अपने पास बुला लेगा। ठीक है, मतलब वो उसको सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को लग रहा है कि अब हमको अपने पास मंगा लेना है, तो वो अपने पास उस सारे केस को अपने पास ले लें। हाँ, इसी से संबंधित है उत्प्रेषण भी, कि अगर कुछ ज्यादा ही अगर लंबित मामला अगर है तो उसको अपने ऊपर न्यायालय वरिष्ठ न्यायालय को भेज दो। तो यही हो गया 5 प्रकार का रीट। 5 प्रकार का रीट का नाम फिर से बता दीजिए कौन कौन है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, ये तीनों हो गया व्यक्ति से संबंधित। ठीक है। अब प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों में स है, तो ये अधिकार से संबंधित है। हाँ, इतना जान लीजिए कि ये कोर्ट के द्वारा ही किया जाता है, मतलब कोर्ट को ही करता है। बिल्कुल सही। चलिए बहुत अच्छा। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ए। कोई भी उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, कोई भी रीट जारी कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय संस्था है? कौन सा इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये पूछा है। हाँ, मतलब संवैधानिक निकाय संस्था उसको बोलते हैं जिसका हम लोग का संविधान में जिक्र है। हाँ, तो योजना आयोग, राष्ट्र विकास, ये सब तो कहीं देखने को मिलता नहीं है। अब वित्त आयोग के लिए हम लोग अनुच्छेद पढ़े हैं। कौन सा अनुच्छेद है वित्त आयोग से संबंधित? 280। तो इसमें मतलब देखिए वित्त आयोग के जो अध्यक्ष होता है, चाहे वित्त आयोग का गठन किनके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। हाँ, वित्त आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उसके कार्यकाल 5 सालों के लिए होता है। यह सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर का अधिकार रखता है। और इनका प्रमुख कार्य है जो केंद्र और राज्य के बीच जो कर का बंटवारा, बोले तो टैक्स का बंटवारा करने में वित्त आयोग का ये रहता है।
और इसमें 2 फैक्ट्स याद रखना है कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो केसी नियोगी, और और वर्तमान जो में वर्तमान में है वो एनके सिंह, और अभी हाँ, अभी 15वां कौन सा ही चल रहा है, है। 15th फाइनेंस हाँ कमीशन चल रहा है। और एक पॉइंट इसमें हम ऐड करना चाहेंगे, जो प्रथम वित्त आयोग था उसका गठन 1951 में हुआ था, ठीक है। हाँ बाकी तो आप लोग सारा लगभग जानकारी जो भी आपका वित्त आयोग के बारे है ये आपको मिल चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हम लोगों का 26 है आपका, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है। तो पंचायत का कार्यकाल तो आपका 5 वर्ष होता है। जो 73वां संविधान संशोधन जो है इसके बारे आप लोग को बहुत ज़्यादा जानकारी पहले से ही होगा, क्योंकि आप लोग क्लास में या कहीं पे भी आप क्लास किए होंगे, पढ़े होंगे, तो इसके बारे ज़रूर पढ़े होंगे। तो जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो 1992 में आया था, जो पंचायती राज सिस्टम से है। जो भाग 9 में इसके बारे हम लोगों को जानकारी मिलता है। और जो आर्टिकल इससे संबंधित है वो 243 से लेके 243 ओ तक इसके बारे हम लोगों को जानकारी मिलता है। इसमें एक और अनुसूची को शामिल किया गया था, तो 11वीं अनुसूची जो है पंचायती राज से संबंधित है, इसी को 73वीं संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। और पंचायत में कुल विषय की संख्या कितना है सुरेश जी? अभी 29 विषय हैं जो पंचायतों को दिए गए हैं। और इसमें 1/3 महिलाओं का हाँ, आरक्षण जो भी सीट का दिया गया है। जो रिजर्वेशन है वो 1/3 होता है। ये सब जानकारी आपको हो गया। इसमें क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर हो जाएगा आपका 5 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए इस पुस्तक के बारे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। बुक्स एंड ऑथर आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। तो ये जो इसका सही आंसर तो होगा आपका रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड के द्वारा आपका ये बुक लिखा गया है, लिटिल बुक ऑफ अभी इंडिया। हाल ही में भी जो बिहार का जो प्राथमिक स्तर पे जो हुआ था उसमें तो एग्जाम, बुक से 6-7 क्वेश्चन आया अच्छा, हुआ काफी। था। हाँ, अभी जो बीपीएससी में जो एग्जाम हुआ था उसमें भी काफी क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। तो चलिए कुछ रस्किन बॉन्ड के द्वारा कुछ जो फेमस किताब लिखे गए हैं उनके बारे में बता दे रहे हैं। दिल्ली अब दूर नहीं, ये किताब रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। द रूम ऑन द रूफ, ये भी आपका रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। द ब्लू अम्ब्रेला, ये भी उनके द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है आपका द हिडन पूल, ये भी लिखा गया है। और एक और बुक उनके द्वारा फेमस है, रोड्स टू द मसूरी। ये सब फेमस किताब हैं जो रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। और भी बुक्स हैं, बहुत सारे बुक लिखे हुए हैं, बट ये तो आपको जानना बहुत मस्ट है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहे हैं? आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 28 में, किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली नई ट्रेन की शुरुआत की है? तो सही आंसर हो जाएगा 28 का ए। 28 का जापान जो है, जापान के द्वारा हिटाची और टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन का सहयोग से आपका इसका विकसित किया गया है। तो सही आंसर होगा 28 का ए। चलिए इसको लिख लेते हैं हम लोग, 28 का ए। क्वेश्चन नंबर 29, महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम DWCRA कब प्रारंभ हुआ था? ये क्वेश्चन है 29। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा आपका, ये योजना शुरुआत हुआ था आपका सी, 1 अप्रैल 1999 को। तो इसके बाद थोड़ा सा बता दे रहे हैं, जो DWCRA है इसमें ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीबी रेखा के नीचे के परिवार की जो महिलाएं रहती हैं उनको स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सन 1982 में सबसे पहले इसको प्रारंभ किया गया था। बाद में इसको 1 अप्रैल 1999 को एक और योजना जो भारत सरकार का है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोज रोजगार योजना में इसको विलय कर दिया गया था, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 29। और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है सुरेश जी? देखिए तो बताइए इसके बारे, आज का लास्ट क्वेश्चन के बारे। ये क्या बोला है क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन है, झारखंड में क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये तो अंतिम क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, हाँ, तो कितना इसका परसेंट? आंसर हो जाएगा 2.42। हाँ, 30 का सही आंसर हो जाएगा आपका 2.42। क्षेत्रफल बोला है तो 2.42। हाँ, और पॉपुलेशन बोलता तो, हाँ, जनसंख्या बोलता 2.72। हाँ 72। हाँ, उसमें ज़्यादा हो जाएगा जनसंख्या में। हाँ, तो ये हो गया आपका क्षेत्रफल के अनुसार। इसका झारखंड का लंबाई चौड़ाई बात करें तो पूरब से पश्चिम कितना है? पूरब से पश्चिम बोलेंगे तो आपका 463 ज्यादा किलोमीटर। चौड़ा है, तो हाँ, चौड़ाई ज्यादा हो जाएगा। तो इधर हाँ, 463 किलोमीटर हो जाएगा। और रही उत्तर से दक्षिण की बात करें तो फिर 380 हो जाएगा। तो फिर वो 380 किलोमीटर हो जाएगा।
चलिए, तो ये 30 क्वेश्चन थे जो आपके आज एग्जाम के लिए जो हम लोग जो भी प्रैक्टिस सेट लाए हैं उससे उसका एनालिसिस किए। बहुत सारा नया इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से सीखने को मिला। अगर आप लोगों को ये हम लोगों का तरीका अच्छा लगा तो आप लोग ज़रूर बताइए, हम लोग आगे और भी वीडियो बनाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलेंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद सभी लोगों को। ठीक है चलिए, ठीक है धन्यवाद सर, सभी आज को। का पंचायत को हाँ, हम लोग यहीं पे यहीं ख़त्म पे। करते हैं। उम्मीद करते हैं कि पहला पंचायत बहुत अच्छा हुआ होगा, आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सभी का जुड़ने के लिए। थैंक यू।